हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अब आप सभी को पता ही है कि इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक वो हम लास्ट वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका बेसिक पार्ट, आपको पता है किसी भी टॉपिक का या कोई भी एक्सरसाइज हो, हमें उसका बेसिक पार्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब इसके बेसिक पार्ट में हमने क्या सीखा था कि लीनियर डिफरेंशिएशन हम बोलते किसको हैं, ये कितने टाइप्स की होती है, और इसमें मैंने आपको मैपिंग भी दी थी। ये सब कुछ मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आपने ये वीडियो देखी हुई है, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो फिर से मैं अपनी बातें रिपीट करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में ऐसे ही पूछे जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में से। हमें इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होगी। अभी तो आपका नॉलेज है कि आप एक्सरसाइज 9.6 कर रहे हो और आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करना है। अब ये सब कुछ आप भूल जाओ। हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले होमोजीनियस। अब आपको पता है इस जोन में एक वेरिएबल है y, इस जोन में एक वेरिएबल है x, इस जोन में आपको जोन का पता ही है ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये दोनों टाइप से इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस जोन में 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर 2 y हैं, तो अलग अलग जोन में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। आपको पता है होमोजीनियस होने के लिए हर एक जोन में सेम नंबर ऑफ वेरिएबल होने चाहिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो क्लियरली ये होमोजीनियस नहीं है। अब हमें ये पक्का एक कॉन्फिडेंस है पूरा, मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि यस ये होमोजीनियस नहीं है। तो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स हो सकती है या डिपेंडेंट वेरिएबल इन वाई हो सकती है। आपको पता है मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में भी जा सकता हूँ और डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में भी जा सकता हूँ। और यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। आपने होमोजेनियस चेक भी कर ली, बट बच्चों को यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इस फॉर्म में जाना है या इस फॉर्म में जाना है। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन हमारी हेल्प करेगी। अब आपको पता हम यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं। अब क्लियरली यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर है। अब वाई स्क्वायर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल वाई में कोई काम हो ही नहीं सकता। ये डिपेंडेंट वेरिएबल वाई में है। अब इस इक्वेशन की पहचान क्या है कि इसमें वाई और डी वाई बाई डी एक्स की पावर एक ही होती है, मतलब सिंगल पावर में होते हैं ये, और इन दोनों की प्रोडक्ट नहीं होती, और कोई भी नॉन अलजेब्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई नहीं होता। ये मैंने आपको डेफिनेशन में क्लियर किया था। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो क्लियरली ये वाली फॉर्म नहीं हो सकती। अब यहाँ पर एक्स सिर्फ सिंगल पावर में है, तो मतलब मैं डी एक्स बाई डी वाई बना के इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरह से करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर जो आपका डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बहुत से टीचर आपको सीधा बताएंगे कि इसको डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म से कर दो। ऐसा हमें नहीं करना। ऐसा हमें एग्जाम्स में कैसे पता लगेगा कि हमें डी एक्स बाई डी वाई में जाना है या डी वाई बाई डी एक्स में जाना है? तो वो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। अब मुझे पता है कि इसको मुझे डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले इसको वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप उधर ले जाओ, माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको इधर ले आओ तो वाई डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, इस माइनस को अब अंदर ले जाओ, माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाई को भी ना आप उधर ले जाओ तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई। अब भी आप देख सकते हो ये होमोजीनियस क्लियरली नहीं है, 2 वेरिएबल एक और एक, ठीक है। तो ऐसा करो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख लो माइनस एक्स बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई। अब क्लियरली यहाँ पर y और वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब आपको पता ही है कि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में डी एक्स बाई डी वाई के साथ x होता है, तो इस y टर्म को इधर ले आओ क्योंकि इसमें x है। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा x बाय वाई इज इक्वल टू वाई। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, कंपेयर इट विद डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन। वी गॉट, अब आपको पता है x के साथ p1 है, x के साथ क्या है 1 बाई वाई, और q1 के साथ क्या है, सॉरी q1 क्या है हमारा y। अब आपको पता है p1 और q1 क्या होते हैं, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y ओनली। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। देख लो आपके सामने जो क्वेश्चन हमें पता नहीं लग रहा था, मैंने आपको एक एक डाउट क्लियर किया है। होमोजीनियस नहीं है तो लीनियर डिफरेंशियल की फर्स्ट टाइप भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर है। मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे क्लियर करोगे।
अब उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको इस फॉर्म से कंपेयर किया तो हमारा मतलब कि ये सोल्यूशन बन गया। अब P1 और Q1 की वैल्यू आ चुकी है। अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो P1 और Q1 की वैल्यू आपके सामने है। अब हमारी मैपिंग क्या कहती है कि P1 और Q1 की वैल्यू लिखने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर ध्यान रखना e की पावर P1 dy, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब i डॉट एफ। तो e की पावर P1 dy, सब कुछ y में है तो dy, सब कुछ x में होता है तो उसको हम लिखते हैं p dx। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। नाउ e की पावर P1 dy इंटीग्रेशन, P1 की वैल्यू 1/y dy। अब आप सभी को पता है कि 1/y की इंटीग्रेशन कितनी होगी, लॉग मॉड y प्लस सी। हम यहाँ पर मॉड नहीं लिखेंगे ना प्लस सी लिखेंगे, वो मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका जो मॉडल्स का प्लस माइनस होता है, जैसे यहाँ पर e और लॉग आपस में कैंसिल आउट तो y, तो इसका यहाँ पर मॉड y लिखते हैं हम, और उसका जो प्लस माइनस होता है वो को हम कांस्टेंट के साथ एडजस्ट करते हैं और वो बाद में कट हो जाता है, इसलिए हम उसको कभी भी नहीं लिखते इन क्वेश्चंस में। ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। तो यहाँ से मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, y। तो ये हमने निकाल लिया। अब जैसे ही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, हमारी मैपिंग क्या कहती है, वी गॉट द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो वो करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ वी गॉट solution of differential equation in the form of x into if is equal to q1 into if और dy, ठीक है। तो which implies x into if की वैल्यू आपके सामने है y, Q1। अब Q1 कितना आपका y, if कितना आपका y, ये तो बहुत इजी है हमारे लिए। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर dy। अब इसकी इंटीग्रेशन मेरे लिए बहुत इजी है, xy इज इक्वल टू वाई क्यूब बाई 3 प्लस c। अब ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अगर आपको इसको NCERT के आंसर से एग्जैक्टली मैच करना है तो ऐसा करो, इस y को आप इधर ले जाओ ताकि हमें प्रूव दैट में दिक्कत ना आए। ये तभी मैं करवाता हूँ ताकि आपको प्रूव दैट में दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर क्लियरली ये y आपस में कट हो गया तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस c अपॉन वाई। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन इसकी स्टार्टिंग थोड़ी सी मुश्किल थी, वहाँ पर जो भी कंफ्यूजन थी आपकी मैंने वो दूर करने की कोशिश की है। होमोजीनियस चेक किया, वो नहीं था क्योंकि डिफरेंट जोन में डिफरेंट वेरिएबल थे। अब उसके बाद हम यहाँ पर फंसे थे कि क्या ये मतलब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप से होगा या सेकेंड टाइप से होगा। अब क्लियरली वहाँ पर वाई स्क्वायर था और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है जैसे वाई है, तो y जो है अगर वो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो स्क्वायर में नहीं हो सकता, तो वहाँ से वो मेरी ऑप्शन कट गई। अब यहाँ पर x था तो वो सिंगल पावर में था, मतलब मैं सेकंड टाइप से कर सकता था। P1 और Q1 की वैल्यू को निकाला, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेशन की और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की बात करते हैं। x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई वेयर y ग्रेटर देन 0। अब देखो फिर से वही कहानी है कि ये जो क्वेश्चन है ये एक बार देखने में कंफ्यूज आपको कर सकता है, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। अब y ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है कि y की वैल्यू पॉजिटिव है। अब इसके पीछे की जो कहानी है मतलब ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है यहाँ पर, बट मुझे लगता है कि वो मैं आपको आगे जाके बता पाऊंगा कि ये यहाँ पर क्यों लिखा गया। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, मैंने आपको बहुत बार बोला कि इसका इतना कोई काम नहीं है, बट मैं आपको फिर भी हर एक पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसको मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन कर दूँगा क्यों लिखा गया है। मे बी ये इसलिए लिखा गया कि ये डिनोमिनेटर में आ सकता है वाई, और वाई अगर 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, इसलिए लिखा गया है। चलो फिर भी मैं आपको आगे जाके ये बता दूंगा। अब देखो एक बार मैं देखने में सब कुछ भूल जाओ कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो। पेपर में ये क्वेश्चन आया, एग्जाम्स में आपके सामने ये क्वेश्चन है, होमोजीनियस चेक करना, 1 वेरिएबल, इस जोन में 2 वेरिएबल हैं, y 2 हैं, यहाँ पर y 1 है, तो क्लियरली ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि डिफरेंट जोन में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। हर एक जोन में सेम नंबर ऑफ वेरिएबल होने चाहिए होमोजीनियस होने के लिए, तो क्लियरली ये होमोजीनियस नहीं है। अब हमारे पास फिर से वही 2 ऑप्शन हैं कि हम इसके पास जाएं या इसके पास जाएं। अब देखने में dy बाई डी एक्स है, ये इसके टाइप की लग रही है,
हो सकता है कि ऐसे हो जाए, हो सकता है कि ऐसे ना हो। अब आपको पता है इन दोनों में हम जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ दोनों चीज़ों को, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। ध्यान से देखो, यहाँ वाई स्क्वायर है, अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो क्लियरली ये डिपेंडेंट वेरिएबल इन वाई नहीं हो सकता, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो स्क्वायर में नहीं हो सकता। आपको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। तो क्लियरली ये फर्स्ट टाइप हमारी नहीं है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया। तो ये वाली टाइप हो सकती है और इसमें x की एक ही पावर है, तो मतलब इसको हमें dx/dy की फॉर्म से करना होगा। देख लो क्वेश्चन जो देखने में ऐसा लग रहा है, जो बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, बट होगा एक्चुअल में ऐसा, और उसके पीछे की जो भी कहानी है मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले ऐसा करो, मुझे dy/dx नहीं चाहिए, मुझे dx/dy चाहिए। तो x + 3y² = y dx/dy। अब इसको मैं उधर लेके आया, ठीक है। अब dx/dy के साथ कुछ भी नहीं होता, तो ऐसा करो इस y को भी अब इधर ले आओ, ठीक है। ऐसा करो dx/dy को इधर लिख लो, x + 3y² y। तो इसको ऐसे भी लिख लो x/y + 3y² हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ किया था। तो ये y और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से थोड़ा सा मैच करने के लिए आपको पता है यहाँ पर x होता है dx/dy के साथ, तो वैसा ही कुछ करूँगा मैं, dx/dy - x/y = 3y। अब ये हमारा मैच हो रहा है, अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो कंपेयर इट विद, इसको कंपेयर कर लो, dx/dy + p1x = q1। वी गॉट, आपको सभी स्टेप्स याद ही होंगे। x के साथ p1 है, x के साथ क्या है, अब ध्यान रखना कि p1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/y नहीं -1/y। इस माइनस को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। कुछ बच्चे माइनस को लिखना भूल जाते हैं। q1 की वैल्यू कितनी है, 3y। दोनों फंक्शन ऑफ y ओनली है, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब इसके बाद हमारी मैपिंग कहती है कि जैसे ही p1 q1 की वैल्यूज़ को लिख लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो लिखते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है हमारी, e⁻p1 dy। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ e⁻p1 dy e⁻−1/y dy ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ से बस इस माइनस को बाहर निकाल लो, 1/y dy। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, -log y, mod y + 3 लिखूँगा। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, बेसिक्स वाली वीडियो में बताया कि log के साथ हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मॉड नहीं लिखते और ना ही +c, ठीक है। अब e और log कुछ बच्चे यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं और उसका आंसर लिखते हैं -y। ये गलत है, e और log के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक log की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कि अगर log x⁻m, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m log x, ठीक है। तो अगर ये माइनस है तो ये माइनस को मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो e log y⁻1, ये माइनस ऊपर चला गया। अब e और log कैंसिल आउट, तो y⁻1, तो मतलब 1/y। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई 1/y। अब यहाँ पर हमारी जो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में बता देता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा गया था कि y की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब अगर वो 0 भी होती, अगर वो 0 होती तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाता, मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर नॉट डिफाइंड हो जाता। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा नॉट डिफाइंड ना हो, इसलिए वहाँ पर लिखा गया कि y की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है। अब 0 से बड़ी क्यों लिखा है, वो उनकी मतलब कि वो वहाँ पर लिखा गया है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हो सकता है कि 0 से छोटी वैल्यू के लिए भी ये डिफाइन हो सकता था, बट उन्होंने लिखा है तो मैंने आपको उसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया कि वहाँ पर क्यों लिखा गया है। अगर 0 होता तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद वी गॉट द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो वो लिख देता हूँ मैं, वी गॉट सोल्यूशन ऑफ differential equation in the form of x into if
Q1 इंटू आई एफ डी वाई। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। x इंटू आई एफ की वैल्यू 1/y है। Q1 हमारा कितना आपके सामने है 3y, आई एफ कितना है 1/y dy। अब क्लियरली ये भी आपस में कैंसिल हो, ये तो हमारी बहुत ईजिली मतलब इंटीग्रेट हो जाएंगे दोनों। तो x/y इज़ इक्वल टू 3 को बाहर लिख लो तो dy। अब dy की इंटीग्रेशन तो मेरे लिए बहुत इजी है, कितनी आएगी y प्लस सी। अब ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बट फिर से अगर आपको इसको NCERT से मैच करना है तो उन्होंने क्या किया है, इसको y से, इस y को आप उधर ले जाओ तो कुछ इस तरह से है, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 3y² प्लस cy। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से वही कहानी है, हमने अपने 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए जिनमें हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना था। यहाँ पर भी सेम वही कहानी, होमोजीनियस चेक किया नहीं था क्योंकि डिफरेंट जोन में डिफरेंट वेरिएबल थे। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में लिखा इस तरह से गया था कि ये dy/dx की फॉर्म में लग रहा था। देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में लिखा गया था और बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये dy/dx से ही हो जाएगा, बट क्लियरली यहाँ पर y² था तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y तो नहीं हो सकती, तो ये इसको मैंने x से किया, P1 Q1 को निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखो, कुछ बच्चे यहाँ पर e और log कैंसिल आउट कर देते हैं और -y, ये गलत है, इस माइनस को हमें हटाना पड़ेगा, उसको मैंने प्रॉपर्टी से हटाया तो 1/y इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो अब देखो यहाँ पर लिखा गया कि फॉर ईच ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइजेज 13 to 15 फाइंड ए पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। जिस तरह से 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चंस में हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना था, वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 15 तक हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। और जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मेनली हमें जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करना है, सेम वही क्वेश्चन है, जस्ट लास्ट में कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस से हम उस पर्टिकुलर कांस्टेंट मतलब c की वैल्यू को निकाल लेते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। तो 1 by 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले 13th क्वेश्चन की बात करते हैं। dy/dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन x वेयर y इज इक्वल टू 0 वैन x इज इक्वल टू π/3। π/3 मतलब 180/3 मतलब 60। अब ये हैं आपकी पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशंस, इनके बारे में हम बाद में ही बात करेंगे। अब देखो, चाहे ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, चाहे ये क्वेश्चन मुझे पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, बट हम इसको उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम एग्जाम्स में करेंगे और जिस तरह से हमने हर एक क्वेश्चन को किया। होमोजीनियस, ये tan है और tan के अंदर एंगल क्या है x, ना तो y/x है ना x/y है, तो क्लियरली ये होमोजीनियस नहीं है। अगर ये होमोजीनियस नहीं है उसके बाद हम किसके पास जाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास। अब उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब आपको पता है 2 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल x है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है। डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर नहीं आ सकता, तो ये वाली टाइप हो सकती है। यहाँ पर एक y है और dy/dx है, ये आपस में मल्टीप्लाई में भी नहीं है। और कोई भी ऐसा फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल जो इन टर्म्स ऑफ y हो, तो क्लियरली इसको हम फर्स्ट टाइप से कर सकते हैं। तो कंपेयर इट विद dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, वी गॉट। तो ये बनी बनाई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो p कितना आएगा, y के साथ p है, y के साथ क्या है ध्यान से देखना 2 tan x, एंड q कितना आएगा हमारा sin x। तो हमने आपको बताया इसमें क्या होता है, p और q क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x ओनली, तो ये बिल्कुल हमने सही लिखा है। अब इसके बाद हमारी मैपिंग कहती है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF, ठीक है। अब IF की वैल्यू कितनी होती है, e की पावर pdx, उसकी इंटीग्रेशन। तो ये सभी स्टेप्स हमें याद हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, e की पावर pdx। अब p कितना है हमारा 2 tan x dx। अब 2 को तो आप बाहर ही लिख लो, तो मुझे इंटीग्रेशन करनी है tan x की। अब आपको पता है कि देखो e की पावर, अब 2 तो बाहर है, अब tan x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे पास है। tan x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे पास log mod secant x प्लस c, मॉड तो नहीं लिखेंगे ना प्लस c लिखेंगे, तो log
सीकेंट एक्स। ठीक है, अब ई और लॉग के बीच में कौन है, 2। तो इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर एक मतलब कि प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, लॉग एक्स की पावर m को मैं लिख सकता हूँ m लॉग x। तो यहाँ से ये जो 2 है ये लॉग के आगे है ना, तो ये m लॉग के आगे तो ऊपर चला गया, तो सेम वे से ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब ई और लॉग इकट्ठे हैं तो ये कट हो गया, तो मतलब सीकेंट एक्स की पावर 2। अब आपको पता है सीकेंट एक्स की पावर 2 है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो आई एफ की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब जैसे ही हमारी आई एफ की वैल्यू आ गई, अब आपको पता है हमारी मैपिंग क्या कहती है। अब हमने इसको फर्स्ट टाइप से किया है, तो वी गॉट द सॉल्यूशन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ, तो वी गॉट solution of differential equation in the form of y into if q into if dx। तो करते हैं, तो देखो y if की वैल्यू कितनी है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, q कितना है हमारा, साइन एक्स। ठीक है, if कितना है हमारा, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब हमारा जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट है, मतलब हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको देखो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ना ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि मैं साइन में हूँ तो ऐसा करो, इसको ना आप ऐसे लिख लो 1/cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन और कॉस से हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन जरूर कर देता हूँ कि जो cos थीटा होता है वो क्या होता है, 1/सीकेंट थीटा। तो सेम वे से सीकेंट थीटा कितना होगा, 1/cos थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1/cos स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको ना मैं ऐसे लिखने लगा हूँ, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि ऐसे हमने मोस्टली क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब ये मैंने फॉर्मूलाज पहले से मतलब जस्ट आपको दिखाने के लिए लिख लिए, वैसे आपको पता ही है साइन बाय कॉस कितना होता है, tan x, वो मैंने लिख के दिखा दिया आपको। 1/cos कितना होगा, सीकेंट एक्स। अब ये कुछ हमारा जाना पहचाना सा है। अब आप सभी को पता है कि देखो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट एक्स tan x, और सीकेंट एक्स tan x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, सीकेंट एक्स। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, तो y इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, सीकेंट एक्स प्लस सी। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। अब देखो ये है हमारा जनरल सोल्यूशन, यहाँ पर सीकेंट एक्स से मैंने करेक्ट कर दिया, ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। बट हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशंस क्या हैं कि y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू π/3। तो ये हमारी पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको नंबर दे देते हैं, नंबर 1, तो पुट इन 1, इसको 1 में फिल करते हैं ताकि हमारे पास c की वैल्यू आए। तो जहाँ पर भी y है 0, सीकेंट π/3 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट π/3 प्लस सी। ठीक है, 0 इंटू समथिंग कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब सीकेंट π/3 मतलब 60, तो सीकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/1। अब अगर आप सीकेंट में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कॉस में जा सकते हो, उसका रिवर्स कर देना। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 प्लस सी, तो विच एम्प्लाई सी की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो इसको आप 1 में फिल कर लो, तो पुट इन 1 अगेन, तो y इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स -2। तो ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है, बट एनसीईआरटी वालों ने इसको मतलब कि कॉस में कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि सीकेंट थीटा कितना होता है, 1/cos थीटा। ठीक है, अभी जस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने की है, ताकि हमें प्रूव दैट में दिक्कत ना आए। हमारा आंसर यहाँ पर छोड़ दिया हमने। ठीक है, अब हमें पता लगा कि हमारे जो आंसर में प्रूव दैट में उसमें लिखा गया कि उसमें जो कॉस में आंसर है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, y इंटू 1/cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी लिख लो 1/cos x -2।
ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करो, इस कॉस स्क्वायर को ना उधर ले जाओ, क्योंकि मेरा आंसर मेरे सामने है। वैसे ही एग्ज़ाम्स में आपके सामने आपका आंसर होगा जब वहाँ पर प्रूव दैट लिखा होगा। तो इस कॉस स्क्वायर को मैं उधर ले गया। अब क्लियरली ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो, चाहे पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला क्वेश्चन था, चाहे जनरल सोल्यूशन वाला, वही सेम कहानी। होमोजेनियस चेक किया तो ये सेकंड टाइप नहीं बन रही थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो फर्स्ट टाइप से किया। पी और क्यू की वैल्यूज़ को निकाला, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाला, उसमें वैल्यूज़ को फिल किया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने कॉस सीकेंड स्क्वायर से कॉस स्क्वायर में गया, इसको कन्वर्ट किया और ये इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगी। फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशंस, सी की वैल्यू फिल किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th की बात कर लेते हैं। 1 + x² dy/dx + 2xy = 1/1 + x² वेयर y = 0 when x = 1। अब आपको पता है ये पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ही कंडीशन है, इनको हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब हमें क्लियरली पता है कि यहाँ पर 1 + x² है, मतलब 1 यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। 1 को एक कांस्टेंट मतलब हम मानते हैं, ये मानते नहीं मतलब ये होता है 2, मतलब ये एक सिंगल जोन है उसमें कांस्टेंट है। अब होमोजीनियस में कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये मैंने आपको होमोजीनियस वाली बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से बताया था। तो क्लियरली ये होमोजीनियस नहीं है, और अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 टाइप्स हैं, ये वाली या ये वाली। अब हमें पता है कि यहाँ पर x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं हो सकती, क्योंकि इस डिपेंडेंट जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें x की पावर 2 नहीं हो सकती। तो क्लियरली ये वाली टाइप भी ये नहीं है। अब मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है कि ना तो ये होमोजीनियस है, ना ये वाली टाइप है, ये वाली टाइप हो सकती है। अब यहाँ पर y है और dy/dx है, ये ना तो आपस में मल्टीप्लाई में है, ना ही कोई फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल इन टर्म्स ऑफ y है। तो क्लियरली इसको मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ। अब इसको कंपेयर करने से पहले थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय, हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 1 + x², क्योंकि मुझे अल्टीमेटली इसको हटाना है यहाँ से, ठीक है। तो ये 1 + x² है, तो 1 + x² डिवाइड बाय 1 + x² dy/dx प्लस 2xy/1 + x² इज इक्वल टू 1 + x²। अब उसको भी हमें डिवाइड करना है 1 + x² से, ठीक है। तो ये क्लियरली आपस में कट हो जाएंगे, ठीक। तो मेरे पास कितना बचेगा, dy/dx प्लस 2xy/1 + x² इज इक्वल टू, अब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो 1/1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रही है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो इसको कंपेयर कर लो अब, क्योंकि ये अब हमारी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही है। कंपेयर इट विद dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो वी गॉट, अब आपको पता ही है कि p की वैल्यू कितनी आएगी, y के साथ p है, y के साथ क्या है 2x/1 + x² एंड q, ठीक है। अब ऐसा ही सेम p हमने पहले भी देखा था क्वेश्चन नंबर 8 में। अब वही फिर से वही बात, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे समझा उनको पता है तो इसको हमें कैसे करना है। अब जिन्होंने नहीं भी समझा तो भी मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। अब देखो, p और q दोनों फंक्शन ऑफ x ओनली हैं। अब इसके बाद हमारी मैपिंग कहती है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो उसको हम निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, IF। तो कितना आएगा, e⁻p/dx उसकी इंटीग्रेशन। तो कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता ही है, नाउ e⁻p/dx, नाउ e⁻2x/1 + x² dx। अब हम यहाँ पर फंस गए कि e की पावर में ये है, मतलब वो तो भूल जाओ कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमारी मैपिंग हमारी हेल्प करेगी। अब हमारी मैपिंग क्या कहती है, अब हमारी मैपिंग कहती है कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल इन x है, ये पॉलिनोमियल इन x है, यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, नीचे डिग्री बड़ी है ऊपर छोटी है, नीचे डिग्री बड़ी ऊपर छोटी है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। और अगर आप देखो, और अगर आप 1 + x² का डेरिवेटिव देखो करके, इसका डेरिवेटिव करके देखना
0 + 2x, तो वो ऊपर बन रहा है। तो यानी कि हमारी डेरिवेटिव से बात बन सकती है। तो पुट 1 + x² = t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है 1 + x² का, मुझे डेरिवेटिव करना है t का। तो कितना आएगा 0 + 2x dt/dx। तो विच एम्प्लाइज 2x dx की वैल्यू कितनी आ गई dt। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो विच एम्प्लाइज e⁻, देखो 2x dx को मैं क्या लिखूंगा dt। अब 1 + x² को मैं क्या लिखूंगा t। अब मेरा पूरा फंक्शन x से t में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन 1/t की बहुत ईजी है, log mod t। बट यहाँ पर मैं प्लस टी मतलब mod t नहीं लिखूंगा, ना प्लस c लिखूंगा। आपको पता है, मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। अब e और log आपस में कैंसिल आउट तो t। बट हमें वापस से x में जाना है। बट t = 1 + x²। तो विच एम्प्लाइज हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 1 + x²। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ हमारी मैपिंग। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने जैसे ही निकाल लिया, उसके बाद हमारी मैपिंग कहती है कि वी गॉट द सोल्यूशन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो वो कर लेते हैं। तो वी गॉट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल equation in the form of y into if q into if dx। ठीक है, तो करते हैं। अब आप सभी को पता है कि if की वैल्यू कितनी है 1 + x²। q कितना है हमारा आपके सामने है 1/1 + x² का स्क्वायर। if कितना है हमारा 1 + x² dx। अब ये आपस में कट हो गए और मुझे दिख रहा है कि इसकी इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत इजी है। आप देखते ही बता दोगे कि इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी। हमारे पास कितना बच गया 1/1 + x² dx। और ये हमारी एक देखी सी फॉर्म है। देखो इंटीग्रेशन की अगर आपको फॉर्मूला से याद है ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x²। तो 1/1 + x² की इंटीग्रेशन कितनी है tan इनवर्स x। तो क्लियरली यहाँ पर मेरे पास मेरा जर्नल सोल्यूशन आ चुका है tan इनवर्स x + c। अब ये हमारा क्या है जर्नल सोल्यूशन। बट हमें जर्नल सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन का चाहिए। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो आपको बताइए आपका जर्नल सोल्यूशन है और ये आपकी पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशन जो आपको क्वेश्चंस में गिवन थी, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा, ये क्वेश्चन में हमें गिवन होती है हमेशा। y 0 when x = 1 पुट इन 1। ठीक है, y को 0, x को 1, tan इनवर्स 1 + c। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको हमें रीड करना आता है 0 × समथिंग 0। अब इसका मतलब क्या होता है, हमने वैसे चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अच्छे से सीखा था। देखो tan बेसिकली देखो tan 45 कितना होता है आप सभी को पता है 1। तो अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं तो 45 = tan इनवर्स 1। तो tan 1 कब होता है 45 पर, मतलब π/4, 180/4 π/4। तो विच एम्प्लाई c की वैल्यू कितनी आ गई -π/4। अब इसको हम 1 में पुट कर लेते हैं। तो पुट इन 1, तो y × 1 + x² tan इनवर्स x -π/4। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। फिर से वही कहानी, होमोजीनियस चेक किया, होमोजीनियस नहीं था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये सेकंड टाइप भी नहीं बन रहा था क्योंकि इसमें x का स्क्वायर था। तो ये फर्स्ट टाइप से होगा। तो p और q की वैल्यू को निकाला। अब यहाँ पर हमारे पास एक सिचुएशन थी कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो हमारा कुछ इस फॉर्म में था। तो हमारी मैपिंग ने हमारी हेल्प की कि इसका डायरेक्ट ऊपर पड़ा, मैंने सब्स्टिट्यूट किया, टी में कन्वर्ट किया, तो वहाँ से मेरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई, उसको वैल्यूज़ को फिल किया और हम इंटीग्रेशन की और हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशन फिल की, सी की वैल्यू आई और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात कर लेते हैं। dy/dx -3y cot x = sin 2x, y = 2 when x = π/2। अब ये आपकी क्या है पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कंडीशंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपको पता है
कि यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर साइन है, और ये क्लियरली होमोजीनियस नहीं है क्योंकि इसके एंगल में x बाई वाई या y बाई एक्स नहीं है, तो ये क्लियरली होमोजीनियस नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये वाली टाइप भी हो सकती है, ये वाली टाइप भी हो सकती है। और यहाँ पर कॉट के अंदर x है, साइन के अंदर x है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है, मतलब वो ये वाली टाइप नहीं हो सकती, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x होने के लिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल x है वो इसके अंदर नहीं आ सकता। तो यानी कि हमारे पास ये ऑप्शन बचती है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर y है और dy बाई डी एक्स है, यही दो टर्म्स हैं, ना ही ये आपस में मल्टीप्लाई में है और ना ही हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ y बस ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल, मतलब इसको मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ और ये ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। तो कंपेयर इट विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वी गॉट, तो p इज इक्वल टू, अब y के साथ p है, y के साथ क्या है -3 cot x, q कितना है हमारा sin 2x, ये दोनों क्या आ गए फंक्शन ऑफ x ओनली, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब इसके बाद हमारी मैपिंग कहती है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना है, तो वो निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF e की पावर पी डी एक्स उसकी इंटीग्रेशन, तो इसको कैलकुलेट हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता ही है नाउ e की पावर पी डी एक्स, पी की वैल्यू कितनी है आपके सामने है -3 cot x dx। अब ये -3 जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लो, तो मुझे जस्ट इंटीग्रेशन करनी है cot x की, और cot x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे पास है log mod sin x। अब यहाँ पर हम mod तो नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे -3 log sin x, ना प्लस c ना mod। ये मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि हम log में mod नहीं लिखते इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, और ना ही हम प्लस c लिखते हैं। ठीक है, अब आपको पता है e और log को हमें कैंसिल आउट करना है, बट उसके बीच में क्या आ रहा है 3, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे log x की पावर m इज इक्वल टू m log x। ठीक है, तो ये मैंने मेंशन कर दी कि अगर m पावर आ गया तो ये ऊपर जा सकती है, तो सेम वे से ये जो -3 है ये ऊपर जा सकता है sin x की पावर -3। अब e और log आपस में कैंसिल आउट, तो मेरे पास कितना आएगा sin x की पावर -3। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/sin x की पावर 3, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ गया 1/sin क्यूब x। तो हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू तो आ गई। तो अब अगर हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई, इसके बाद हमारी मैपिंग कहती है कि वी गॉट द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो वो लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी गॉट solution of differential equation in the form of y into if q into if dx। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, अब आपको पता है इसमें वैल्यू फिल करते हैं y। अब IF की वैल्यू थी 1/sin क्यूब x इज इक्वल टू, क्यू आपके सामने है sin 2x, IF की वैल्यू कितनी है 1/sin क्यूब x dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको तो वैसे लिख लेते हैं y/sin क्यूब x। ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जब भी ऐसे फंक्शंस होते हैं तो हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि उनको हम सॉल्व कर पाएँ। अब आप सभी को पता होगा sin 2x का फॉर्मूला होता है 2sin x cos x, तो मैं वही यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। sin 2x को मैं लिखने वाला हूँ 2sin x cos x। इससे क्या होगा, ये 2x से हम x में आएंगे और हमारे पास पहले से ही sin मतलब x में है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपस में sin और sin क्यूब यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो ताकि आपको याद रहे कि मैंने sin 2x को लिखा है 2sin x cos x। तो अब देखते हैं हमारे पास कितना
मतलब कि बच गया y अपॉन साइन क्यूब एक्स। इस 2 को ना बाहर निकाल लो तो यहाँ पर रह गया कॉस। ये वैसे ना ऑलमोस्ट हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है। इसको ना आप लिख लो साइन स्क्वायर है ना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, इसी वीडियो का जो क्वेश्चन नंबर 13 था वो भी ऐसा ही था, वहाँ पर था बस साइन बाय कॉस इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब आप सभी को पता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ और वो भी लिख लो। मैं 1 बाय साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोसेकेंट थीटा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला दिख रहा है। तो विच एम्प्लाइज y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस बाय साइन कॉट एक्स, ये कोसेकेंट एक्स डी 1 बाय साइन कोसेकेंट एक्स डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास है, देखो जैसे इसका है ना वैसे सेम इसका है। कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है, माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर करते हैं y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी। अब ये हमारा क्या है, जनरल सोल्यूशन, बट हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। और पर्टिकुलर सोल्यूशन की हमारी कंडीशंस क्या हैं, y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2। मतलब y की वैल्यू 2 है जब x की वैल्यू पाई बाय 2 मतलब 90 है। तो ऐसा करो, इसको नंबर दे दो 1, पुट इन 1। ठीक है, तो 1 में पुट करते हैं तो 2 अपॉन साइन 90 उसकी पावर कितनी है 3 इज इक्वल टू -2 लिख लो इसको कोसेकेंट 90 प्लस सी। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि साइन 90 कितना होता है 1, सेम वे से कोसेकेंट 90 भी कितना होता है 1। तो 2 अपॉन 1 का क्यूब इज इक्वल टू -2 यहाँ पर 1 प्लस सी। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू -2 प्लस सी, विच एम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अगर आपको सेकेंड में कंफर्टेबल नहीं हो तो इसको 1 बाय साइन भी लिख सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। पुट इन 1, तो इसको 1 में फिल कर लो। तो y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू -2 कोसेकेंट एक्स प्लस 4। ठीक है, अब ये जो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अगर आपको फिर से NCERT के आंसर से ही मैच करना है तो ऐसा करो, इस साइन क्यूब को आप उधर ले जाओ, -2 कोसेकेंट एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। अब आपको पता ही है कि जो कोसेकेंट थीटा होता है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो वो यहाँ पर कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू -2 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये साइन इससे कैंसिल आउट, तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, y इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से वही बात मैं अपनी बात रिपीट करूँगा, क्वेश्चन को देखा वो होमोजीनियस नहीं था क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड टाइप के पास गए, सेकंड टाइप भी नहीं थी क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल कॉट के अंदर था। उसका फर्स्ट टाइप के पास, उसके बाद P और Q की वैल्यूज़ को निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, यहाँ पर फिल कर दिया। अब यहाँ पर साइन 2x को मैंने ये फॉर्मूले से साइन x और cos x में कन्वर्ट किया, कट किया, और हमारे पास कुछ ये सिचुएशन आ गई। इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे पास थी तो मेरे पास इतना आंसर आ गया। अब उसके बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशंस वो फिल की, तो c की वैल्यू 4 यहाँ पर फिल किया, माइनर एडजस्टमेंट्स की, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया।